ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी 101। क्या है मेटाबॉलिज्म, क्या होता है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, मेटाबॉलिज्म स्टक क्यों हो जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम मेटाबॉलिज्म के लिए जानना चाहते हैं आज के सेशन में देखेंगे। सेशन खत्म होने के बाद आपका क्वेश्चंस भी लेंगे लाइव। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या है। लोगों को ये लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्टक है, ठीक है ना। सबको ये लगता है, स्पेशली उन लोगों को लगता है जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो पा रहा। अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको लगता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो अगर मैं ये बोलूं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है, वो स्टक है, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेटाबॉलिज्म का स्टक होना और मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना में बहुत डिफरेंस है। अगर टेक्निकली देखा जाए, बायोलॉजिकली देखा जाए, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम, इतना कम नहीं हो जाता कि हमारा वेट लॉस के बजाय वेट गेन होने लग जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपका मेटाबॉलिज्म 2000 कैलोरीज का है, तो वो 2000 कैलोरीज 1000 कैलोरीज में कन्वर्ट नहीं हो जाता जैसा कि हम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या चीजें होती हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। सो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म स्टैक का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है फैट को यूज करना भूल गई है। भाई अगर हम दिन भर पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उस पूरे टाइम में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें अगर फैट अपना योगदान देने लग जाए, जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को करने में अगर फैट अपना योगदान देने लग जाए तो फैट बर्न होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होने लगेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही है कि हमने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर दिया है कि हमारा जो बॉडी है वो फ्यूल सोर्सेज के लिए, फ्यूल सोर्सेज मतलब जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको करने के लिए फैट का यूज नहीं कर रहा। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट कैसे होता है, वो मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करेगा। क्या होता है मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में? दो प्रोसेसेस हर समय चल रहे होते हैं। एनाबॉलिज्म बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत आराम से समझाएंगे, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बॉडी में कोई चीज बनने की प्रक्रिया, और कैटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी में कोई चीज टूटने की प्रक्रिया। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी आपके ब्लड में रोटी बन के नहीं घूमता। पहले रोटी को बॉडी ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में, और लास्ट में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जो आपके ब्लड में घूमता है। इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और फिर वही ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फिर वही अमाइनो एसिड्स आपके मसल्स को रिपेयर करता है, मसल्स को बनाता है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब अगर मैं इस पेन को जो मेरे हाथ में है इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो इसको तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी, और इस पेन को वापस जोड़ूंगा तो जोड़ने में भी एनर्जी लगेगी। तो ये जो एनर्जी लग रही है बॉडी में किसी चीज को तोड़ने में और किसी चीज को बनाने में, ये टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी मेटाबॉलिज्म नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, बॉडी को एनर्जी लग रही है। वो खाना खा रहे हैं, फिर वही खाना आपकी बॉडी में कुछ रिपेयर वर्क कर रहा है, बॉडी को एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट का सोर्स कहां से आ रहा है वही हमें बताता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्टक है या सही है। अब हमारी बॉडी में नॉर्मली तीन सोर्सेज ऑफ फ्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सबसे पहला है फैट, जो हर कोई चाहता है यूज करे। दूसरा है ग्लूकोज, और तीसरा है ग्लाइकोजन, ठीक है। शॉर्ट में समझाते हैं कि होता क्या है। तो आप खाना खाए, खाना खा के वो डाइजेस्ट होके सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में जब वो कन्वर्ट होता है तो आपके ब्लड में घूमता रहता है, और ब्लड में जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो एक्सेस ग्लूकोज को उठा के आपके सबसे पहले मसल सेल्स में स्टोर करता है, ठीक है। मसल सेल्स के बाद जो बच जाता है उसको लिवर सेल्स में स्टोर करता है। तो जो ये मसल सेल्स और लिवर सेल्स में स्टोर हो रहा है इसी को ग्लाइकोजन बोलते हैं। और उसके बाद भी बच गया तो फिर वो फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है।
ठीक है। और फैट बहुत बड़ा जमींदार है, वो उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, बहुत बड़ा जमीन है, बहुत बड़ा गोदान है, वो बोलता है जितना आ रहा है ग्लूकोज आने दो, हम स्टोर करके रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से फैट बढ़ता चला जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब निकालने की बारी आती है तो फैट अपने आप को निकलने नहीं देता, और उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या होता है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी और मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी? आपकी बॉडी में एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बॉडी फ्यूल को स्विच करती है। दो फ्यूल जो मैंने बताया, शुगर और फैट। शुगर कहाँ है? ब्लड में घूम रहा है। और फैट कहाँ है? एडिपोज टिश्यूज में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो अगर आपका बॉडी प्रॉपरली शुगर और फैट में स्विच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। ठीक है। दूसरा क्या है? जब उसको कार्ब्स यूज करना होता है तो कार्ब यूज करता है, जब उसको फैट यूज करना होता है तो फैट यूज करता है। ठीक है। तीसरा है, आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रखता रहता है, आपका मूड स्टेबल रहता है, और आपको बिना किसी बात के भूख नहीं लगती। तो अगर ये तीन कंडीशन आपके साथ है तो आपका मेटाबॉलिकली आप फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन आप मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल नहीं है अगर आपकी बॉडी केवल ग्लूकोज बर्न कर रही है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आपको दिन भर क्रेविंग्स होती है खाने की, ठीक है, हर 2-3 घंटे पर आपको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, खाना खाने के बाद भी आपको एनर्जी फील नहीं होती है, और आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रही है, अगर ऐसा है तो फिर आप मेटाबॉलिकली स्टक्ड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं। और इसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया कि मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है। ठीक है। सो अगर आप फैट बर्न नहीं कर रहे, उसके पीछे का क्या कारण है? उसका नॉर्मल जो कारण है वो है आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। जब बॉडी को कॉन्स्टेंटली शुगर मिलता चला जाएगा तो वो फैट को यूज नहीं करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, और आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, वो भी 50,000 रुपए के हैं। जो आपके खर्चे हैं वो भी 50,000 रुपए के हैं। तो जब 50,000 रुपए के खर्चे में 50,000 रुपए की इनकम हो जाएगी तो आप कभी भी अपनी सेविंग्स को हाथ नहीं लगा पाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाथ लगाने की। नॉर्मली हम लोग लाइफ में यही चाहते हैं, लेकिन जब बॉडी की बात आती है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि हमारा बॉडी सेविंग्स को यूज करे। इसका मतलब कि हमारी बॉडी को सैलरी पूरी मिल जा रही है जितना उसका खर्चा है, जिसकी वजह से बॉडी उसकी सेविंग को यूज नहीं कर पा रहा। इसी सैलरी को हम बोल रहे हैं ग्लूकोज, जो आप कांस्टेंट सप्लाई में अपनी बॉडी को देते चले जा रहे हैं। जब आप हर 1 घंटे 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज रहेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो फिर बॉडी फैट को बर्न क्यों करेगी? ठीक है। इसका दूसरा तरीका है समझने का कि आप फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तीसरा, हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। अब हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या है और उसका शुगर से और फैट से क्या कनेक्शन है? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो फिर आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। इसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जैसे ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, आपकी बॉडी या तो लड़ने को तैयार हो जाती है, फाइट, या भागने को तैयार हो जाती है, फ्लाइट। और दोनों ही केसेस में बॉडी को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि बिना ग्लूकोज के ना तो आपका दिमाग चलेगा ना आपके हाथ पैर चलेंगे। ठीक है। इसलिए आपकी बॉडी स्ट्रेस में शुगर का लेवल बढ़ा के रखती है आपके ब्लड में। जब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा ब्लड में, बिकॉज कि आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स में है, फाइट एंड फ्लाइट में है, तो फिर बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी। इसका मतलब आप जितनी देर भी स्ट्रेस में रहेंगे उतनी देर बॉडी केवल फैट बनाएगी, कम नहीं करेगी, उसको यूज नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद जीरो मसल मास एंड नो मूवमेंट। जब आपकी बॉडी में मसल पुअर होता है, मसल की क्वालिटी पुअर होती है, तो बॉडी का एनर्जी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, लो हो जाता है, प्लस कोई मूवमेंट नहीं है, फिजिकली कम एक्टिव हैं आप।
सो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि हमारा 10,000 स्टेप पूरा हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि 10,000 स्टेप पूरा कितने देर में होता है? सर सुबह 2 घंटे में 10,000 स्टेप पूरा कर लेते हैं, फिर काम हो जाता है। जब सुबह 10,000 स्टेप पूरा हो गया और बाकी क्या 10 घंटे आप बैठे रहेंगे, तो जो सुबह 10,000 स्टेप पूरा किया है उसमें फैट से ज्यादा ग्लूकोज बर्न हुआ है, फैट बर्न नहीं हुआ। जो आप खा पी के पूरा कर देंगे कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है। सो आपको दिन भर एक्टिव रहना है। उस दिन भर एक्टिव रहने में आपका 10,000 स्टेप हो, 15,000 स्टेप हो, 5,000 स्टेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा नुकसान जो आपके मेटाबॉलिज्म को करता है वो है स्टिमुलेंट। जितना ज्यादा आप कैफीन कॉफी पिएंगे उतना ज्यादा आपका ब्लड में शुगर बना रहेगा। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि कैफीन जो है वो आपके अड्रीनल ग्लैंड को और ज्यादा स्ट्रेस में डालता है। और जैसी वो स्ट्रेस में डालता है, फिर से जो ये वाला हम लोगों ने पॉइंट समझा, हाई स्ट्रेस कॉर्टिसोल, ये वाला एक्टिवेट हो जाता है कैफीन के चक्कर में। सो आधे टाइम तो आप स्ट्रेस में रहते हैं बिकॉज रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंस मनी को लेके प्रॉब्लम चल रही है और आधे टाइम आप कैफीन चाय ये सब पी के अपना शुगर बढ़ा के रखते हैं। ठीक है। सो ये सब कारण है आपके मेटाबॉलिज्म के इनफ्लेक्सिबल होने का। ठीक है। साइंस क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म तेज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है लो इंसुलिन। अब इंसुलिन मैंने आपको बताया, अगर आपको ध्यान में हो तो, इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन को हम बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक का मतलब कुछ बनाना है, तोड़ना नहीं। और आपका टारगेट क्या है? तोड़ने का है। यानी कि आप फैट को ब्रेक करना चाहते हैं, बर्न करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें एनाबॉलिक हार्मोन नहीं चाहिए, हमें कैटाबॉलिक हार्मोन चाहिए, जो कि है ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन इंसुलिन इंसुलिन का ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपकी बॉडी में जितने देर इंसुलिन रहेगा उतने देर आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों पे ध्यान दें जो आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ा रहा है। और इंसुलिन लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो वो चीजें जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है उसको आपको कंट्रोल में करना है। सबसे पहले जो ये 1-1 घंटे 2-2 घंटे पर खाने की आदतें हैं, उसको जितना मिनिमाइज कर देंगे उतना बेटर है। ठीक है। लोगों लोगों को एक नया साइंस मिल गया है, फ्रीक्वेंट मील्स। जितनी बार खाओ उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। अरे जितनी बार खाओ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहेगा, फूड इंडस्ट्री को पैसा अच्छा मिलेगा, आपका काम नहीं चल रहा है। ठीक है। सो आप पुराने जमाने में चले जाइए। हमारे दादाजी दिन में 3 मील खाते थे। सुबह ही वॉज अ डॉक्टर, सुबह क्लिनिक के लिए निकलते थे नाश्ता करके, दोपहर में आते थे, फिर क्लिनिक चले जाते थे, फिर रात में आके सीधे डिनर करते थे। शाम में हो सकता है एक चाय लेते हो तो लेते हो। तो मैक्सिमम 3 मील्स होते थे उस जमाने में। आज से 15 साल 20 साल ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और उसके बाद जब से हमारा डायटेटिक एसोसिएशन, अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन एक्टिव हुआ है, पैकेज इंडस्ट्री एक्टिव हुई है, तब से आपको यह बताया जा रहा है कि हर 2 घंटे पर खाइए, हर 2 घंटे पर खाइए तो आपका भला होगा, जबकि आपका बुरा हो रहा है। तो फ्रीक्वेंट मील्स हर 1 घंटे 2 घंटे पर मत खाइए। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहला मील लेंगे उसको डाइजेस्ट होने में 1.5 से 2 घंटा रहेगा, तो उतनी देर तो इंसुलिन आपकी बॉडी में है ही। उसके बाद कम से कम 1.5 2 घंटा आपकी बॉडी को मिले जब इंसुलिन बहुत कम रहे, और या फिर सॉरी, जब इंसुलिन बहुत कम रहे और कैटाबॉलिक हार्मोन जो ग्लूकागॉन है वो आपकी बॉडी में बढ़ा रहे। तो सबसे पहले इस फ्रीक्वेंट मील्स पे धावा बोलिए कि हर 1 घंटे पर कुछ खा रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम फिक्स कर लीजिए खाने का, कि कितने बजे खाएंगे। ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि इसके अलावा मैं अपने मुंह में एक दाना भी नहीं डालूंगा या डालूंगी, इस टाइम पे ही खाऊंगा और खाऊंगी। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा है, अपने जितने भी रिफाइंड कार्ब्स और शुगर आप खाते हैं, रिफाइंड कार्ब्स का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले डेजर्ट्स हो गए, केक पेस्ट्री पास्ता एक्सेट्रा। दूसरा, पैकेज्ड फूड, ये भी रिफाइंड कार्ब्स में आते हैं। तीसरा, सीरियल्स, जो लोग बहुत चाव से कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, सीरियल्स म्यूजलीज खाते हैं, और वो चोकोज खाते हैं,
उन सबको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप बहुत अच्छी चीज नहीं खा रहे, आप रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं। तो जितने भी सीरियल्स आप खा रहे हैं जो पैकेज फूड में आ रहे हैं, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा है ओवर ईटिंग एंड स्नैकिंग। हर 2 घंटे पर, जो मैंने बताया, जब मनाए, भले ही आप हेल्दी खा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है हम सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा खा लें। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप 2500 कैलोरी खा रहे हैं, भले ही वो सब हेल्दी है, आपकी बॉडी खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। ठीक है। सो ओवर ईटिंग मत करिए और बार बार मत खाइए। तीसरा, कैफीन और अल्कोहल। जितने लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म बेटर करना चाहते हैं, वो कैफीन और अल्कोहल इन दोनों से जितना दूरी बना के रहेंगे उतना अच्छा है। कैफीन वो लोग बिल्कुल ना लें जो लोगों को किसी भी तरह का क्रॉनिक कंडीशन है, डायबिटीज, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, अर्थराइटिस, नी पेन, बैक पेन, वेट लॉस नहीं हो रहा बहुत दिन से करना चाह रहे हैं, नींद नहीं आती है, ये सारे लोग कैफीन का इस्तेमाल मत करें किसी भी हालत में। कैफीन इज नॉट गुड। जो आप रील्स में देख रहे हैं बैठ के कि कॉफी पियेंगे, ब्लैक कॉफी, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट है। कैफीन क्या है? स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट क्या करता है? आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी का एनर्जी डिमांड बढ़ जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपके ब्लड में कॉर्टिसोल भी बहुत हाई होता है, और कॉफी इस कॉर्टिसोल को जाके और बढ़ा देता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा नहीं, उल्टा माइनस में चला गया। ठीक है। तो जितने लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि कॉफी पियो, हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, प्लीज मत करिए ऐसा। दूसरा, अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल आपकी बॉडी में बन रहे टेस्टोस्टेरोन यानी कि गुड अच्छे हार्मोन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी पीसीओएस से लोग लड़ रहे हैं, जितने लोग डायबिटीज से लड़ रहे हैं, जितने लोग क्रोनिक ओबेसिटी से लड़ रहे हैं, उनके लिए अल्कोहल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए फॉर 3-4 मंथ्स। और फिर देखिए आपका मेटाबॉलिज्म कैसे स्काई रॉकेट होता है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड बैड स्लीप। आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, जो मैंने अभी ऊपर बताया, पूरे टाइम कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा। कॉर्टिसोल का काम क्या है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेसफुल हार्मोन है, इसका काम है फैट बर्न को रोकना। ठीक है। और फैट अक्यूमुलेशन को बढ़ाना। जब प्लस आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा के रखना, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहेगा। अब ब्लड में ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड में कॉर्टिसोल भी है। जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा तो डॉक्टर बोलेगा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। ऑब्वियसली ये 3-4 दिन में नहीं हो रहा है, ये 3-4 साल में हो रहा है, लंबे समय पर हो रहा है। लेकिन अगर आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है तो ये सारी प्रॉब्लम रहेगी, फैट लॉस नहीं होगा, फैट बढ़ता चला जाएगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, इसकी कंडीशन और वर्स होती चली जाएगी। ठीक है। उसके अलावा स्लीप, ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो स्लीप डिस्टर्ब होती है, लेकिन स्लीप अगर डिस्टर्ब होगी तो सबसे पहले वो आपके चोट पहुंचाएगा हॉर्मोन्स को। कौन कौन से हॉर्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, प्लस आपकी बॉडी में ग्रेलिन, जो हंगर हार्मोन है, उसको बढ़ा के रखेगा। जब हंगर हार्मोन बढ़ा रहेगा तो आपको क्रेविंग्स होती रहेंगी पूरे टाइम, और आपको भूख लगती रहेगी, आप उल्टी सीधी चीजें खाते रहेंगे, कोई आपका रिजल्ट आने नहीं देगा। ठीक है। इसके अलावा आप अगले दिन क्रैंकी रहेंगे, जो आपका क्रिएटिव माइंड है वो क्रिएटिव माइंड शट डाउन हो जाएगा। और जब क्रिएटिव माइंड शट डाउन होता है तो एनर्जी डिमांड और लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म और कम हो गया। ठीक है। सो ये 4 चीजें हैं जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा के रख रहा है। इन सब चीजों पे जब आप काबू करेंगे तो आपका इंसुलिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इंसुलिन का कम होना बेहद जरूरी है आपके फैट लॉस को बढ़ाने के लिए और आपके मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इंसुलिन स्पाइक से मत डरिएगा, इंसुलिन स्पाइक से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस इंसुलिन जब आपकी बॉडी में रहेगा, आपके ब्लड में रहेगा, उससे प्रॉब्लम है।
अगर आप कोई खाना एक बार खा रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आपने 4 बार मील का टाइम फिक्स किया कि सॉरी सुबह 8 बजे मील लेंगे, फिर दोपहर में 2 बजे मील लेंगे, फिर शाम में 5 बजे एक छोटा सा स्नैक लेंगे, और फिर रात में 8 बजे मील लेंगे। तो जब आप ये टाइम फिक्स कर लेंगे, तो इस समय पर खाने की वजह से अगर इंसुलिन स्पाइक होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि क्या खाएं कि इंसुलिन स्पाइक ना हो। अगर आपका मील कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मील का मतलब क्या होता है, आपके मील में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाइटामिन और मिनरल्स भी हैं। कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल इससे आएगा, प्रोटीन दाल पनीर मीट अंडा इससे आएगा, फैट तेल घी इससे आएगा, विटामिन मिनरल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स इससे आएगा। सो अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स मील बना हुआ है, आपका इंसुलिन स्पाइक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल उधर ध्यान ही मत दीजिए। तो पहला कंडीशन है अपने मेटाबॉलिज्म को फ्लेक्सिबल बनाने का, कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम रहे। और कम रहे का मतलब वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे समझेंगे तो अपने आप चीजें बेटर होंगी। दूसरा कंडीशन है स्ट्रॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा हो, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। यानी कि आपकी बॉडी में जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। ठीक है, सो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी कैसे बेटर होगा? सबसे पहला है कि आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में महीने में एक बार इंड्योरेंस रेंज जरूर करें। इंड्योरेंस मतलब 15 से 20 रेपिटेशन रेंज का वर्कआउट। ठीक है, दूसरा, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती है, बिना ऑक्सीजन के फायर जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप ब्रीदिंग सांस बहुत तेज ले रहे हैं, आपका फैट लॉस नहीं होगा। जितना धीरे आराम से सांस लीजिएगा, जिसको हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना अच्छा आपके माइटोकॉन्ड्रियाज में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि अगर ग्लूकोज बर्न हो रहा है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं है तो ग्लूकोज बर्न नहीं होगा। आपको हर समय थकावट फील होती रहेगी, आपको हर समय ऐसा लगेगा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करें और आपकी ब्रीदिंग डीप होनी चाहिए। इन दो चीजों पे आपको फोकस करना है अपना मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ करते चले जाना है जो मैं बता रहा हूं, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, सो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या साइन है कि आप मेटाबॉलिकली स्टक हैं, वो मैं बता रहा हूं। अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है तो आप मेटाबॉलिकली स्टक हैं। आपको उठते के साथ अगर कुछ चाहिए खाने के लिए तो मेटाबॉलिकली स्टक हैं। बिना चाय कॉफी के अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो मेटाबॉलिकली स्टक हैं। अगर आप दोपहर तक थक जा रहे हैं तो मेटाबॉलिकली स्टक हैं। अगर आपको शुगर की बहुत क्रेविंग हो रही है तो मेटाबॉलिकली स्टक हैं। आपका बेली फैट रिड्यूस नहीं होता तो मेटाबॉलिकली स्टक हैं। अगर आप कम खा के भी वजन गेन कर रहे हैं तो आप मेटाबॉलिकली स्टक हैं। और आप हर समय ब्लोटेड फील कर रहे होते हैं, नींद अच्छे से नहीं आ रही होती, तो आप मेटाबॉलिकली स्टक हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ना कीटो काम करेगा ना डिटॉक्स। देर इज नो डिटॉक्स डाइट, ऐसा कुछ नहीं होता डिटॉक्स टाइप का, सब बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी बॉडी में दो ऑर्गन्स फिट हैं डिटॉक्स करने के लिए, वो है लिवर और किडनी। अगर लिवर और किडनी का हेल्थ सही है, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है। तो जब आप ऐसे कीटो डाइट, फैट बर्नर्स, वेट लॉस ड्रग्स या मील रिप्लेसमेंट जैसी चीजें लेते हैं, तो आप उसके जगह खामियाजा भुगतते हैं, जो आपको नुकसान होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ खराब होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है, मसल मास कम हो जाता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, सो आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करना। आपका बॉडी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और आपकी बॉडी में कोई पुर्जा खराब नहीं है जिसको बदल देने से चीजें सही हो जाएंगी। ओवरऑल जब तक ध्यान नहीं देंगे, ओवरऑल का मतलब होलिस्टिक है, इमोशनल एंड फिजिकल बोथ, तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप, अच्छा खाना खाइए, ईट रियल फूड एंड विद इन द रिक्वायरमेंट।
इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। विद इन द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के अंडर में। सबको मालूम होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन हमारा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, सो प्लीज ईट। और कोई भी सीक्रेट बाजार में नहीं मिलेगा। फलाना क्या कहते हैं, सप्लीमेंट ले लीजिए तो आपका हेयर क्वालिटी ठीक हो जाएगा, फलाना सप्लीमेंट ले लीजिए तो आपका हड्डी मजबूत हो जाएगा, फलाना सप्लीमेंट ले लीजिए तो फैट बर्न हो जाएगा। कोई भी ऐसा सीक्रेट मार्केट में नहीं है। और अगर कोई चीज खा के, कोई चीज पी के आपकी बॉडी का कोई नेचुरल प्रोसेस इन्हांस हो जा रहा है तो उसका साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सब्जियां खाइए, फल खाइए, दाल, पनीर, एग्स, नट, सीड्स सब कुछ इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। रियल फूड खाइए। दूसरा, मसल्स पे बहुत फोकस करिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब प्लीज केवल जिम से नहीं है, आप योग आसन भी कर सकते हैं और जिम में जाके वेट लिफ्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके होते हैं स्ट्रेंथनिंग के। लेकिन बहुत लोग योग के नाम पर केवल प्राणायाम कर रहे होते हैं, और जो लोग नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, इन सब चीजों से जूझ रहे हैं वो योग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि योग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप योगासन कर रहे हैं इन क्रॉनिक कंडीशंस में तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जितना अच्छा मसल रहेगा उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाएगा। स्लीप, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मेटाबॉलिज्म को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो सबसे इसका अच्छा परमानेंट इलाज तो स्ट्रेस पे काम करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, उसका ध्यान रखिए। सोने से पहले सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे पहले, 1 आवर बिफोर, नो गैजेट्स, नो गैजेट्स, नो न्यूज। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोवोक करे मत करिए। ठीक है, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं, 1 घंटे पहले कम से कम। कोई न्यूज नहीं, कोई न्यूज पेपर नहीं। ठीक है, कोई बुक पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, और बुक भी नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा थ्रिलर टाइप की ना हो। दूसरा, जर्नलिंग। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में जर्नलिंग जर्नलिंग की बात करता हूं। इसकी पावर आपको तभी समझ में आएगी जब आप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जर्नलिंग का मतलब होता है सिर्फ वो चीजें लिख देना जो आपके दिमाग में चल रही हैं। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको ये नहीं सोचना कि मैं गलत सोच रही हूं, मैं सही सोच रही हूं। अगर आपका सुबह किसी से झगड़ा हुआ है, आपकी ही गलती थी, बस उसको लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना। ये मत बोलिए कि मैंने गलत किया, मैंने सही किया, मुझे नहीं करना, कुछ नहीं। नो वैल्यू जजमेंट, जस्ट राइट इट डाउन, क्या हुआ सुबह से लेकर शाम तक। तीसरा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब, डीप ब्रीदिंग का मतलब बहुत से लोग ऐसे ले लेते हैं कि उनको एफर्ट करके पूरा सांस अंदर खींचना है। ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ जाना है, या आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, और ब्रीथ करना है एज स्लो एज पॉसिबल, विदाउट एनी एफर्ट। कोई एफर्ट नहीं लगाना आपको। ठीक है, और आपका जो एक्सेल है वो इनहेल से बड़ा होगा। यानी कि अगर आप सांस ले रहे हैं और सांस लेने में 4 काउंट लग रहे हैं, तो सांस छोड़ने में 5 या 6 काउंट लगना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होंगे। इन 3 चीजों को अपनाइए सोने से पहले। इसके अलावा कुछ कॉमन चीजें हैं, कमरे में अंधेरा होना चाहिए, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए, तकिया अच्छा होना चाहिए, बेड अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बट ये प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरूर करिएगा। पांचवा, स्ट्रेस पे काम करिए। ठीक है, स्ट्रेस पे काम करने के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, हेल्प प्रोफेशनल से। अगर आपको प्रोफेशनल से हेल्प नहीं लेना तो आप दूसरा हेल्प ले सकते हैं, बुक से। किताबें पढ़िए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कभी नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूं, होता क्या है कि सपोज कर लीजिए आपका 10,000 रुपए का इनकम है, तो आप नॉर्मली 1 लाख रुपए की इनकम के लिए टारगेट करते हो। ठीक है, कि आप सपने देखते हो, टारगेट नहीं, आप सपने देखते हो कि आज मेरी इनकम 10,000 रुपए की है तो मेरा 1 लाख इनकम हो जाए।
ठीक है, और इस 10,000 से 1 लाख यानी कि 10 टाइम्स, 10 गुना इनकम बढ़े, इसमें कितना समय लगेगा भाई? 2-3 महीने में तो आपकी इनकम 10 गुना हो नहीं जाएगी। आपको टाइम लगेगा 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, इतना टाइम कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो आप कंटिन्यूअसली लगे रहते हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप बीच में छोड़ते नहीं कि यार यार काम धंधा छोड़ देते हैं, पैसे तो बढ़ नहीं रहे। आप लगे रहते हो, क्यों? क्योंकि आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जहां पे लोगों ने 10,000 रुपए से शुरू किया और आज 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं। तो जब आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप कंटिन्यूअसली उसकी तरफ लगे रहते हो, आप मेहनत करते रहते हो। लेकिन हमारे पास इमोशनल हेल्थ के एग्जाम्पल्स नहीं है। आपने कभी किसी को नहीं देखा, या 100-200 लोगों में से एक को देखा कि किसी का गुस्सा खत्म हो गया हो, किसी ने अपनी लाइफ का स्ट्रेस खत्म कर दिया हो, तो आपको ऐसा लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो वाई टू गेट इनटू दैट एरिया जो इतना डिफिकल्ट है, या शायद पॉसिबल ही नहीं है। बट ये पॉसिबल है, टाइम टेकिंग जरूर है। और टाइम टेकिंग क्या नहीं है, 10,000 से 1 लाख रुपए की इनकम करने में आप 7 साल 8 साल बिता देते हो, ठीक है। अपने ऊपर सेल्फ में काम करने के लिए तो 2 से 3 साल भी नहीं लगते मुश्किल से, अगर आप डिस्परेट हो जाओ, अगर आप पूरी तरह से जूझ जाओ कि नहीं मुझे अपने ऊपर काम करना है तो। और उसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा, पॉजिटिव असर, उसका असर आपके पैसे कमाने पे पड़ेगा, काम धंधे पे पड़ेगा, उसका असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा, ठीक है। सो स्ट्रेस पे काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए यही जिम्मेदार है। और स्नैकिंग बंद कर दीजिए। मैंने बताया आपको 4 मील या 3 मील फिक्स कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं खाना, और इसके बीच में अगर कुछ पीना है तो सिर्फ पानी पीना है, या सबसे ज्यादा कम नुकसानदायक अगर कुछ है तो वो हर्बल टी हो सकता है, हर्बल टी, ग्रीन टी, ठीक है। चाय कॉफी जितना कम कर देंगे उतना बेटर है। छठा है खाना खाने के बाद वॉक करना। अब बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद वॉक के लिए चले जाते हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है इसको मैं समझाता हूं। होता क्या है कि जैसे मैं अभी रेस्टिंग पोजीशन पे बैठा हूं और मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरी बॉडी में जो मैक्सिमम ब्लड पूल है वो मेरे एब्डोमेन के पास रहेगा, ठीक है, ब्लड पूल। क्यों एब्डोमेन के पास रहेगा? क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन पे ब्लड पूल हमेशा एब्डोमेन के पास रहता है, और खाना खाते वक्त भी ब्लड का जो पूल है, मैक्सिमम ब्लड आपके एब्डोमेन के पास होना चाहिए बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन जब आप खाना खा के तुरंत वॉक पे निकल जाते हैं तो जो ब्लड पूल है वो पैरों में जाने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड शंटिंग। तो जब ब्लड जो नॉर्मली आपके एब्डोमेन एरिया के पास होना चाहिए, इंटेस्टाइन के पास होना चाहिए अच्छा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, वो पैरों में चला जाता है, तो डाइजेशन प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाता है, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। सो वॉक पे जाइए, लेकिन कम से कम 30 मिनट बाद, खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद जाइए। और उस 30-40 मिनट में क्या करें? आराम से बैठे रहिए और इमेजिन करते रहिए कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, सिर्फ आंख बंद करके और कुछ नहीं। क्या होगा फिर आपके साथ? इतना अगर आप करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल स्काई रॉकेट करेगा, कोई क्रेविंग नहीं होगी, कोई मूड स्विंग्स नहीं होगी, और एनर्जी स्टेबल रहेगा। मेटाबॉलिज्म, फैट लॉस बहुत तेजी से होगा, इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाएगा, और हार्मोन बैलेंस में रहेंगे, और आप हमेशा लाइट, काम, सेंटर्ड और एनर्जेटिक फील करेंगे। ये पावर है आपके थोड़े से माइंडफुल होने का, कि आप कितने माइंडफुल हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने ज्यादा अपने हेल्थ को लेके कंसर्न है और खुद से प्यार करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आपकी बॉडी सिर्फ डिसिप्लिन चाहती है और कुछ नहीं। जैसे ही आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन देंगे, देखिए, आप मुझे समझा सकते हैं कि सर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम है, आज मेरे यहाँ गेस्ट आ गए, कल मुझे कहीं जाना है, परसों फिर कहीं शादी में जाना है, आप मुझे समझा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को ही नहीं समझा सकते, ठीक है। आप मिरर में देख के बोलिए कि अरे यार आज गेस्ट आने वाले हैं, मुझे 2 गुलाब जामुन खाने दो, नहीं, अगले दिन वेट बढ़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। अरे आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, आज थोड़ा 2-3 पैग हो जाएगा, थोड़ा प्लीज ध्यान रख लेना, बॉडी नहीं सुनेगी, उसका इंपैक्ट तो होगा ही होगा। सो बॉडी को डिसिप्लिन पसंद है, और डिसिप्लिन का मोटिवेशन से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल है। लाइफ में सब कुछ सही चलेगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, और तभी आप सारी चीजें करेंगे प्रॉपरली। ऐसा कभी होना नहीं है कि लाइफ में सब कुछ सही चले।
आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कैसे करना है और उसको डील कैसे करना है। जब आप उस चीज को एक्सेप्ट और डील कर लेते हो, लाइफ ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाती है। सो बहरहाल, बॉडी को जैसे ही डिसिप्लिन मिलता है, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, और बहुत फटाफट। आप 2 कदम बढ़ाइए, बॉडी 5 कदम ना बढ़ाए तो मुझे बताइएगा। सिर्फ 2 कदम बढ़ाइए आप, और देखिए बॉडी किस तरह से आपका हेल्प करती है। ठीक है। सो एक ऑर्गेनिक तरीका है। कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, कोई क्विक फिक्सेस नहीं चाहिए, कोई दवाई मार्केट में ऐसा नहीं है जो आपका वेट लॉस करा दे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। बिल्कुल नहीं, वेट लॉस होगा तो हेल्थ जरूर खराब होगी, गारंटीड है। ठीक है। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ऑर्गेनिक पाथ है, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, आपके हाथ में। ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को है, फीमेल स्पेशल है वैसे तो, नेक्स्ट संडे, सॉरी नेक्स्ट मंडे। इंटरमिटेंट फास्टिंग, किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग फीमेल्स के हेल्थ को खराब कर रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले मंडे, थर्ड कम्युनिटी लाइव में। तो जरूर ज्वाइन करिएगा इसको। मीनवाइल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी का क्वेश्चन है तो। जितने लोग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको हर मंडे जूम लिंक इस मेरे ही ऐप में आपको मिल जाया करेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।